डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये हमारा सेकंड मैराथन रहेगा ऑन दिस टॉपिक, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस फॉर जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इस पे हमारा कल एक और मैराथन आया हुआ था, फर्स्ट मैराथन वहाँ पे आया हुआ था और वहाँ पे हमने आई थिंक 40 to 45 मिनट्स में अराउंड 90 क्वेश्चंस विद डिटेल, जहाँ पे डिटेल बताने की ज़रूरत थी, किए हुए थे। तो आई होप आपने वो वाली क्लास देखी होगी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो क्लास ऑलरेडी देख ली है, बट इन केस अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपकी मिस हो चुकी है वो वाली क्लास, तो आपको पता होगा जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइव वाली, वहाँ पे लाइव क्लासेस तो आती ही हैं, बट ये जो मॉक टेस्ट है, ये वाला कल वाला मैराथन, वो भी आप देख सकते हैं। या फिर एक काम करना आप, मैं इस जो ये वाली वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, उस क्लास का लिंक, तो आप वो वाला भी लगा लेना। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन तो हमने कल किए हुए हैं, ये अब यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो जो जाके वो वाली क्लास देख लेना, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के बाद आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ से ये होगा कि थोड़ा जल्दी आपका ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब आपको पता होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 90, येस, लास्ट टाइम हमने 90 तक किए हुए थे, आज हम 90 से आगे करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ये क्लास। इन केस अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। नॉट जस्ट ये वाली वीडियो, आपको इसके साथ साथ जो जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं उसकी पीडीएफ भी, जितने हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं उसके एमसीक्यूज़, कंप्यूटर्स, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर के कुछ और टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे ऑनली ₹99। तो इनकेस अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और फटाफट से अपनी सारी चीज़ें रिवाइज कर लें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से वीडियो को आप सभी लाइक कर दें। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप एक काम कर सकते हैं, आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं या फिर आप एंड पे बताना जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपके टोटल करेक्ट कितने हुए, टोटल इनकरेक्ट कितने हुए। अगर आपने कोई छोड़ दिए हैं तो वो भी आप बता देना, और ओवरऑल स्कोर आपका कैसा रहा, कितना रहा, वो भी आप मुझे बता देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन। देखो, जितने भी जजेस होते हैं चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट के हों, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने रेफरेंस के लिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट लिखा हुआ है, बट नीचे जहाँ जहाँ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट होगा समझना आप कोई भी हाई कोर्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ आपने सिर्फ पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर के लिए याद रखनी है, ओवरऑल वरना वो हर एक हाई कोर्ट के लिए मतलब वही चीज़ अप्लाई होगी। तो सैलरीज हो जजेस की जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, चाहे चीफ जस्टिस हो या फिर जजेस ऑफ अदर जजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, वो कहाँ से चार्ज होती हैं? वो सभी चार्ज होती हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट होगा ना, बस इतने से याद रखना आप, जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसकी जो जजेस होंगे उनकी सैलरी कहाँ से चार्ज होगी? तो वो चार्ज होगी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट और यूटी, राइट। एंड अगर हम बात करें पेंशंस की, तो पेंशन चार्ज होंगी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, आपको याद रखना है, पेंशंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट अगर हम बात करें सैलरीज की, तो सैलरी चार्ज होंगी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट। तो आंसर सेकंड, थर्ड इसका। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे और आंसर थर्ड नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है इससे पहले मैंने ऑलरेडी ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर दी थी और अराउंड 32 मिनट्स की वो वीडियो बनी हुई थी, बट बाद में जब मैंने सुना वहाँ पे आवाज़ में प्रॉब्लम थी, वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आई थी, तो मैं ये सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ सामने से आपका थोड़ा सपोर्ट, एक बार आप शेयर कर देना इस क्लास को सभी हर जगह, और अगर आपने लाइक नहीं किया है इनकेस, तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को लाइक कर दें। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। नाउ आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो कौन से आर्टिकल में आती है? तो वो आती है आर्टिकल 32, राइट, आर्टिकल 32। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आर्टिकल 32 क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, येस और नो? और साथ में ये भी बताओ इस आर्टिकल को किसने बताया था? दिस आर्टिकल इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दो क्वेश्चंस, क्या आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, येस और नो? और इस आर्टिकल को किसने बताया था? दैट आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स को पता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है, इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 32। और अगर हम बात करें कोई भी हाई कोर्ट हो इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी रिट जुरिस्डिक्शन किस में मेंशन है? वो है आर्टिकल 226। कितने टाइप की रेट इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? 5 टाइप की। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कौन कौन सी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। देखो, अब यहाँ पे फिर से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, बट कोई भी हाई कोर्ट है उसका कौन सा आर्टिकल डील करता है क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ जजेस? तो वो है आर्टिकल 217 ऑफ एनी हाई कोर्ट। इट डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे
टू बी एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट विच आर द फॉलोइंग इज या फिर आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। नव यहाँ पे आपको पता होगा 217 में आएगा क्वालिफिकेशन। अब जैसे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जिसको जज बनना है हाई कोर्ट का। फर्स्ट इज ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, येस वेरी ट्रू, वो एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, वो किसी भी हाई कोर्ट में हो सकता है बट उसको जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया होना चाहिए उसने कम से कम 10 साल तक। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, एक ही हाई कोर्ट का एडवोकेट हो वो 10 साल तक या फिर डिफरेंट हाई कोर्ट्स का, बट वो टाइम पीरियड मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम 10 साल का होना चाहिए। तो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज आर क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है, आपको पता ही होगा, बिसाइड्स ही या शी शुड बी लेस देन 62 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि आपको पता है टर्म ऑफ ऑफिस एक हाई कोर्ट जज की कितनी होती है, वो होता है अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जज, वहाँ पे है 65 ईयर्स, ठीक है। तो ये वाली क्वालिफिकेशन तो साइड बाय साइड ये वाली है। चलो, द एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड एडिशनल जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के आगे आर अपॉइंटेड बाई, इनको कौन अपॉइंट करता है, चाहे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो या फिर एडिशनल जजेस हो। ना आपको पता होगा कभी कभार क्या होता है, जो जज होता है चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का होता है, वो किसी पर्पज से मतलब कोर्ट में नहीं होता है, ठीक है, उसका ऑफिस वेकेंट होता है। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। या फिर कभी कभार कोर्ट का काम इतना बढ़ जाता है कि और जजेस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम पे कुछ एडिशनल जजेस को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें चीफ जस्टिस या फिर एडिशनल जजेस, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। जैसे कि बाकी जजेस को करता है वैसे ही चीफ जस्टिस हो या फिर एडिशनल जजेस हो, इनको भी अपॉइंट कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट ही करेगा। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, इस ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 224। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 224A। नेक्स्ट है द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज मेंशनड इन। अब जो ओथ मतलब ओथ दिलवाता है, कौन दिलवाता है जज ऑफ हाई कोर्ट को ओथ, फटाफट से बताओ, आपको मैंने बताया हुआ है, कौन दिलवाता है, गवर्नर, वेरी ट्रू, गवर्नर। इन केस ऑफ यूटीज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट यूटी। तो ओथ कौन दिलवाता है, गवर्नर। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 218, आर्टिकल 219, आर्टिकल 220 या फिर आर्टिकल 221। सो दिस इज मेंशनड इन आर्टिकल 219 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर से यहाँ पे बता दूँ। देखो, चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो या फिर रेजिग्नेशन की बात हो या फिर रिमूवल की बात हो, ठीक है, वो कौन करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट, राइट। और इनके अगेंस्ट जो मोशन पास होता है वो कहाँ पे पास होता है, रिमूवल प्रोसेस के लिए। इनकी इम्पीचमेंट तो नहीं बोलेंगे, रिमूवल प्रोसेस के लिए जो प्रोसीजर जो होगा वो सारा चीज़ें, वो मोशन वगैरह कहाँ पे पास होगा, खाली पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा। अगर हम बात करें ओथ, तो ओथ कौन दिलवाएगा, जज ऑफ हाई कोर्ट को, तो आंसर रहेगा गवर्नर। बाकी काम किसका है, प्रेसिडेंट का अपॉइंट करना, रिमूव करना, और जो मोशन है कहाँ पास होगा, खाली पार्लियामेंट में पास होगा। चलो, which article deals with establishment of a common high court between 2 or more states or UTs। now आपको पता है इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25, और आपको पता है हमारी तो 28 तो स्टेट्स ही हैं, उसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। तो आपको पता होगा, अब इसका ये मतलब है कि एक हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन कम से कम एक स्टेट से ज़्यादा पे तो है। अब आपको पता होगा कितने टोटल कोर्ट्स हैं, आप मुझे फटाफट से बताओ कितने टोटल हाई कोर्ट्स हैं जिनकी जुरिसडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा है। अब वो एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट हो सकती हैं, या फिर एक स्टेट 2 स्टेट, या फिर एक यूटी, एक स्टेट एक यूटी, कुछ भी हो सकती हैं। तो कितने हाई कोर्ट्स हैं जिनकी जुरिसडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स या फिर यूटीज़ पे है, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे बताया है विच आर्टिकल डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, आंसर रहेगा आर्टिकल 231 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसकी जुरिसडिक्शन किस किस पे है, आसाम, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। कलकत्ता हाई कोर्ट, जुरिसडिक्शन ऑन वेस्ट बंगाल एंड यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। केरल और लक्षद्वीप। मद्रास हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया का कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, या फिर नन ऑफ दीज। सो द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नन अदर देन कलकत्ता हाई कोर्ट। कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1862। वट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज फॉर प्रोसीडिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है प्रोसीडिंग्स के लिए, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश या फिर हिंदी। देखो जनरली यहाँ पे इंग्लिश यूज़ होती है, बट इसके अलावा यहाँ पे और लैंग्वेजेस भी यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि उर्दू यूज़ हो सकती है, कश्मीरी यूज़ हो सकती है, डोगरी यूज़ हो सकती है, ठीक है। जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी स्टेट की हैं वो भी यूज़ हो सकती हैं बिसाइड इंग्लिश, बट प्राइमरी लैंग्वेज जो यूज़ होती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए वो कौन सी है, वो है इंग्लिश। नेक्स्ट है यहाँ पे
हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के कौन हैं? जानकी नाथ वजीर, गीता मित्तल, ताशीर अवस्थान या फिर एन कोटेश्वर सिंह? सो द आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ताशीर अवस्थान इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट. व्हाट इज अ बेंच ट्रायल? बेंच ट्रायल क्या होता है? अ ट्रायल विद अ जूरी, अ ट्रायल वेयर द जजेस डिसाइड द केस, अ ट्रायल हेल्ड आउटडोर्स या फिर अ ट्रायल इन्वॉल्विंग अ बेंच वारंट. सो बेंच ट्रायल होता है ऐसी ट्रायल जहाँ पे जो जज होता है कोर्ट का वो डिसाइड करेगा केस, उसको हम बोलेंगे बेंच ट्रायल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन टू, दैट इज अ ट्रायल वेयर द जजेस डिसाइड द केस. व्हाट इज ग्रैंड जूरी? ग्रैंड जूरी का क्या मतलब होता है? अ जूरी दैट डिसाइड्स गिल्ट और इनोसेंस. नेक्स्ट है यहाँ पे अ जूरी दैट डिटरमाइंस वेदर देयर इज प्रोबेबल कॉज फॉर एन इंडाइटमेंट, अ जूरी दैट डिटरमाइंस सेंटेंसिंग या फिर अ जूरी दैट हियर्स सिविल केसेस. नाउ मैंने लास्ट परसों किया उससे परसों वाली वीडियो में आपको बताया हुआ था ग्रैंड जूरी क्या होता है. कोर्ट से बाहर ही कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करता है वहाँ का हाई कोर्ट और बताता है ये जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही हैं, जिसको एक्यूज़ किया गया है, देखो इसके अगेंस्ट आपको इतने एविडेंसेस मिलते हैं, क्या सच में इसके अगेंस्ट हमें इंडाइटमेंट स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इसको एक्यूजेशन चार्जेस उसके अगेंस्ट फिल करने चाहिए या फिर नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रैंड जूरी. सो इट इज़ अ जूरी दैट डिटरमाइंस वेदर देयर इज़ प्रोबेबल कॉज फॉर एन इंडाइटमेंट. क्या इस बंदे ने सच में वो गलती की भी है जिसके लिए इसको एक्यूज़ किया जा रहा है या फिर नहीं, इसके अगेंस्ट इतने एविडेंसेस हैं या फिर नहीं. ये किसका काम है? ये काम होता है ग्रैंड जूरी का. व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होता है? एग्जम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी, अ कोर्ट फाइन, अ प्रिजन सेंटेंस या फिर अ कोर्ट अपील. सो इम्यूनिटी इज एग्जम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी, ऑप्शन फर्स्ट. Restitution refers to restitution, community service, returning something to its rightful owner or compensating for loss, a legal argument या फिर court appeal. So restitution का मतलब होता है returning something to its rightful owner or compensating for loss. Next है question number 105. What is motion to dismiss? Motion to dismiss is a request to terminate a case, a request for new trial या फिर a request to change a judge, a request for a jury trial. So the right answer is what is motion to dismiss? A request to terminate a case. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106. व्हाट इज क्लास एक्शन लॉसूट? क्लास एक्शन लॉसूट का मीनिंग क्या है? अ लॉसूट इन्वॉल्विंग अ सिंगल प्लेंटिफ, अ लॉसूट ब्रॉट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर क्लेम्स, अ क्रिमिनल ट्रायल या फिर अ कोर्ट अपील. सो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फिर से बताऊंगा. ये 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5. ये इनका बॉस है, ठीक है. अब इसने इनको बोला मैं आपको हर मंथ सैलरी दूंगा, आप यहाँ पे आओ काम करो. बट अब 3-4 महीने हो गए इसने काम, इन लोगों ने काम तो किया हुआ है, बट ये बॉस इनको सैलरी नहीं दे रहा है, ठीक है. अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? सबकी प्रॉब्लम सेम है, सिमिलर क्लेम्स हैं इनकी कि ये बॉस हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है. तो ये ग्रुप बनाएंगे और बॉस के अगेंस्ट इसको सू करेंगे. तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन लॉसूट, ठीक है. ऐसे लॉसूट को हम बोलते हैं क्लास एक्शन लॉसूट, जहाँ पे जो ग्रुप ऑफ लोग एक साथ आते हैं और उनके क्लेम्स एक तरीके के सिमिलर होते हैं. ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर रहेगा. कंटिजेंसी फी रेफर्स टू अ फिक्स्ड लीगल फी, अ लीगल फी पेड ओनली इफ द केस इज वॉन, अ कोर्ट फी या फिर अ डॉक्यूमेंट फी. सो कंटिजेंसी फी का मतलब होता है नो विन नो फी. अगर केस नहीं जीतेंगे तो फीस जो भी प्रोसिक्यूटर है वो फीस नहीं लेगा. सो इसका मतलब है अ लीगल फी पेड ओनली इफ द केस इज वॉन, इट इज़ नोन एज कंटिजेंसी फी. व्हाट इज रिट ऑफ सर्श्योररी? सर्श्योररी रिट का मतलब क्या है? अ डॉक्यूमेंट टू सीज प्रॉपर्टी, एन ऑर्डर बाय अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन, अ क्रिमिनल इंडाइटमेंट या फिर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो इट इज़ एन ऑर्डर बाय अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन, ठीक है. कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है क्या ये सही है, गलत है, इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है ये या फिर नहीं आता है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई डिसीजन दिया है, ये किसका काम है? ये काम है रिट ऑफ सर्श्योररी. कौन करेगा? ये हायर कोर्ट करेगा, ठीक है. हायर कोर्ट करेगा, रिव्यू करेगा लोअर कोर्ट के डिसीजन. व्हाट इज कोलेटरल एस्टोपल? कोलेटरल एस्टोपल का मीनिंग अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स रीलिटिगेशन ऑफ इश्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड इन अ प्रायर केस या फिर अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट और अ कोर्ट डिसमिसल. सो कोलेटरल एस्टोपल इट प्रिवेंट्स रीलिटिगेशन ऑफ इश्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड इन अ प्रायर केस, ठीक है. अब इनको आप रीलिटिगेट नहीं कर सकते हो. व्हाट इज नोलो कंटेंडर प्ली? नोलो कंटेंडर प्ली क्या होता है? अ नॉट गिल्टी प्ली, अ प्ली ऑफ नो कंटेंट, अ गिल्टी प्ली या फिर अ प्ली ऑफ नो कंटेस्ट. सो इसका मतलब होता है, मतलब मान लो ए इंसान है, पर्सन है, इसके अगेंस्ट कोई चार्ज है, इसको किसी चीज़ के लिए एक्यूज़ किया जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलेगा, ये जिस क्राइम के लिए इसको एक्यूज़ किया जा रहा है ये बोलेगा ये क्राइम मैंने नहीं किया है. अब मान लो किसी कोर्ट ने इसको सज़ा सुना दी इस क्राइम के लिए, ये एक तो बोलेगा कि मैंने क्राइम नहीं किया है, बट साइड बाय साइड अगर इसको सज़ा सुनाई गई ये उस सज़ा को भी एक्सेप्ट करेगा. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नोलो कंटेंडर, अ प्ली ऑफ नो कंटेस्ट. मुझे कंटेस्ट ही नहीं करना है, ठीक है. जो आपका बोलना चाहते हो करो, ठीक है. चलो, मोशन इन लेमाइन रेफर्स टू, इट मीन्स अ रिक्वेस्ट टू डिसमिस चार्जेस, अ मोशन टू एक्सक्लूड सर्टेन एविडेंसेस, अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ट्रायल या फिर अ रिक्वेस्ट फॉर अ जूरी ट्रायल. सो मोशन इन लिमाइन इट मीन्स
अ मोशन टू एक्सक्लूड सर्टेन एविडेंसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज इंटेरोगेटरीज, ओरल टेस्टिमनी इन कोर्ट, रिटन क्वेश्चन सर्व्ड ऑन अपोजिंग पार्टी, अ कोर्ट रूलिंग या फिर अ लीगल आर्ग्यूमेंट। सो लास्ट टाइम हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या था वो, क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट। कल मैंने जब आपको गोविंदा की एग्जांपल दी थी वहाँ पे मैंने बताया था वहाँ पे ओरल क्वेश्चंस होंगे, बट इसका अपोजिट है इंटरोगेटरीज। यहाँ भी क्वेश्चंस जो होंगे अपोजिट पार्टी से ही होंगे, बट वो कैसे होंगे, वो रिटर्न होंगे, राइट। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। चलो, इंडिजेंट रेफर्स टू अ जज, अ कोर्ट क्लर्क, अ पर्सन हु इज़ पुअर एंड अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, या फिर अ वेल्दी पर्सन। सो हु इज़ इंडिजेंट, इट इज़ अ पर्सन हु इज़ पुअर एंड अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिजेंट। वो कोर्ट की फ़ी वगैरह या फिर जितनी भी लीगल फ़ी है उसको पे नहीं कर सकता है, और इनके लिए फिर नालसा सालसा वो सारे एक्ट आए हुए थे, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज़ अ मिस ट्रायल, मिस ट्रायल अ सक्सेसफुल ट्रायल, अ ट्रायल विदाउट अ जज, अ ट्रायल विद ओनली वन विटनेस, या फिर अ ट्रायल टर्मिनेटेड एंड डिक्लेयर्ड इनवैलिड ड्यू टू प्रोसीजरल एरर्स। अब मान लो कुछ प्रोसीजरल एरर्स हो गए, उसकी वजह से एक ट्रायल को दोबारा टर्मिनेट किया जाता है और इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। अब दोबारा से फ्रेश ट्रायल स्टार्ट होगी, ऐसी ट्रायल को हम क्या बोलेंगे, ऐसी ट्रायल को हम बोलते हैं मिस ट्रायल। चलो, व्हाट इज स्टे डिसाइसिस, टू ओवरटर्न प्रीवियस रूलिंग, टू बिगिन अ न्यू रूलिंग, टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड, या फिर टू इग्नोर लीगल प्रेसिडेंट। सो व्हाट इज स्टे डिसाइसिस, इट इज़ टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड। आई होप आपके जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे सही जा रहे हैं। अगर सब क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो मेक श्योर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, राइट। और आज शाम को 10 बजे हमारा मॉक टेस्ट होगा। क्या आप चाहते हो आज शाम को भी 10 बजे लाइव मॉक टेस्ट हो, यस और नो कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर चाहते हो तो आएगा, नहीं चाहते हो तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे यस बोलेंगे तो फिर ओबियसली आपके लिए आएगा मॉक टेस्ट। पैरोल रेफर्स टू कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन, कम्युनिटी सर्विस, इम्प्रिजनमेंट, या फिर अ कोर्ट फाइन। सो पैरोल क्या होता है, ये होता है कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। कुछ कंडीशंस लगाने के बाद इसको मतलब प्रिजन से रिलीज़ कर दिया गया, जैसे कि तूने ये चीज़ें नहीं करनी है, ड्रग से तूने दूर रहना है, नशा नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशंस लगाने के बाद ही इसको यहाँ से रिलीज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरोल। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉर्ट फीजर इज़ अ, टॉर्ट फीजर कौन होता है, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु डिसाइड समवन हैज़ कमिटेड अ टॉर्ट, या फिर अ पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट, और अ कोर्ट क्लर्क। सो टॉर्ट फीजर इज़ अ पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट। नाउ आप मुझे बताओगे, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है टॉर्ट क्या होता है, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में। एक्सक्लूजनरी रूल रेफर्स टू द रूल ऑफ एडमिटिंग ऑल एविडेंसेस, द रूल दैट एक्सक्लूड्स विटनेस टेस्टिमनी, द रूल दैट एक्सक्लूड्स इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, या फिर द रूल दैट एक्सक्लूड्स लीगल आर्ग्यूमेंट्स। सो एक्सक्लूजनरी रूल का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूजनरी रूल का मतलब होता है ऐसे एविडेंसेस जो आपने इलीगली मतलब ऑब्टेन किए हैं उनको एक्सक्लूड करना। सो ऑप्शन विल बी, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज बेंच वारंट। बेंच वारंट क्या होता है, अ वारंट फॉर अ जज, अ वारंट फॉर अ प्रॉपर्टी सीजर, अ वारंट इशूड बाय अ जज फॉर अ पर्सन अरेस्ट, या फिर अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। सो अ बेंच वारंट इज अ वारंट इशूड बाय अ जज फॉर अ पर्सन अरेस्ट, इट इज नोन एज बेंच वारंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, रेस्पॉन्डिएट सुपीरियर, इट मीन्स द डिफेंडेंट इज ऑलवेज राइट, या फिर रेस्पॉन्सिबल सॉरी, द जूरी डिसाइड्स, द जज इज ऑलवेज करेक्ट, और लेट द मास्टर आंसर। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लेट द मास्टर आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे मोशन टू सप्रेस इज यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू एविडेंस, exclude evidence from being presented, change the judge, or change the venue. So motion to suppress means exclude evidences from being presented. Option 2 is the right answer. Next है यहाँ पे what is guardian ad litem? A lawyer representing a corporation, a court reporter, a person appointed to represent the interest of a minor or incapacitated person, या फिर a court clerk। अब आपको पता होगा कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, माइनर है, उसका दिमाग अभी उतना संतुलन नहीं है कि वो अपना स्टैंड ले सके, उसको नहीं पता है मेरे साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो मेंटली स्टेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसा है जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, तो वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, ठीक है, वो तो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो उनके लिए कोर्ट एक ऐसा लॉयर अपॉइंट करता है, एक ऐसा बंदा अपॉइंट करता है जो उनके बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोर्ट में। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गार्डियन एड लिटम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, अ पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनर और इनकैपेसिटेटेड पर्सन इज नोन एज गार्डियन एड लिटम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, व्हाट डज इट मीन, ऑब्जेक्शन इज अपहेल्ड, ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड, द विटनेस मस्ट लीव, और द ट्रायल इज ओवर। सो ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड का मतलब है ऑब्जेक्शन इज अपहेल्ड, दैट इज इट इज वैलिड। व्हाट इज मोशन फॉर डायरेक्टेड वर्डिक्ट, मोशन फॉर डायरेक्टेड वर्डिक्ट, अ रिक्वेस्ट फॉर द जज
एंटर द वर्डिक्ट बिकॉज द अदर पार्टी हैज़ फेल्ड टू प्रूव देयर केस, ठीक है। नेक्स्ट है अ रिक्वेस्ट टू चेंज द चार्जेस, अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू जूरी, या फिर अ रिक्वेस्ट टू चेंज द सेंटेंस। सो मोशन फॉर डायरेक्टेड वर्डिक्ट इज अ रिक्वेस्ट फॉर द जज कि जो अपोजिंग पार्टी है वो फेल हो गई, वो प्रूव नहीं कर सकी अपने केस को, इसलिए अब आप वर्डिक्ट दे दो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 124, साइन क्वा नॉन। इसका मतलब क्या है? विदाउट विच नॉट, with great speed, at the end of the day, or by the way. So the right answer is option first, without which not. So next है यहाँ पे, what is motion to compel? A motion to end the trial, a motion to change the jury, a motion to change the judge, or a motion to force the other side to comply with discovery request. So motion to compel का मतलब होता है a motion to force the other side to comply with discovery request, so that जो भी cases हैं, जो भी proceedings हैं, उसको आगे further करने में आसानी हो। तो इट इज़ अ मोशन टू फोर्स द अदर साइड टू कंप्लाई विद डिस्कवरी रिक्वेस्ट। अ जुडिशियल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ स्मॉलर सिविल केसेस इज नोन एज, ऐसा ऑफिसर जो इंचार्ज है, जो जुडिशियल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए स्मॉलर सिविल केसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? बेलिफ, मुंसिफ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मुंसिफ, ठीक है। स्मॉलर सिविल केसेस जो भी देखता है। नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट और मेड बाय, चाहे अपॉइंटमेंट हो, पोस्टिंग हो या फिर प्रमोशन हो, डिस्ट्रिक्ट जज की कौन करेगा? हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नर। सो अब ये काम किसका है? अब ये काम गवर्नर का है। चाहे सुप्रीम कोर्ट जजेस हों या फिर हाई कोर्ट जजेस हों, वो किसका काम था? अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिमूवल का, वो काम था प्रेसिडेंट का। वहाँ पे सिर्फ ओथ गवर्नर दिलवाता था। बट अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट हो, चाहे पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, ये कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज की, वो गवर्नर करेगा, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे द क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। नव एक डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, दिस वन इज वेरी ट्रू। एंड ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 years, ये भी सही है। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय अ हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद ही कोई पर्सन हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट जज बन सकता है। सॉरी, नॉट हाई कोर्ट जज बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस आर मेड बाय द गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद, डिस्ट्रिक्ट जज को तो कौन गवर्नर अपॉइंट करेगा? वो गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट उसको रिकमेंड करेगा। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट करेगा, बट उसके साथ साथ वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज हाई कोर्ट को भी कंसीडर करेगा, कंसल्ट करेगा। आंसर रहेगा बोथ। नेक्स्ट है हु इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन होता है? अगर आपको बोलूँ मैं सेंटर मतलब ओवरऑल इंडिया में कौन है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। एक हाई कोर्ट में हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट आर हाई कोर्ट, ऑफ दैट स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम तो वो है डिस्ट्रिक्ट जज, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, राइट। एंड अगर हम बात करें कंसीडर, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट देखना है सही कौन सा है गलत, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्टेटमेंट्स, आपने तीनों याद रखने हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज पोजेसेस बोथ ओरिजिनल एंड अपैरेट जुरिसडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ओरिजिनल का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल का मतलब होता है डायरेक्ट केस लेके आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हो, तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल। अपैलेट क्या होता है? बाई वे ऑफ अपील्स, लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट, आपको मैंने बताया हुआ था। तो आप बाई वे ऑफ अपील भी यहाँ पे केसेस ले सकते हो। कौन कौन से? सिविल्स भी ले सकते हो एज वेल एज क्रिमिनल केसेस दोनों। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपने याद रखना है। व्हेन ही डील्स विद, ही का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज। व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस ही इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज, बिल्कुल सही। बट व्हेन ही डील्स विद क्रिमिनल केसेस, इसको हम बोलते हैं उस टाइम पे सेशन जज। तो इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट जज को हम सेशन जज कब बोलते हैं? जब वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है, उस टाइम हम इसको सेशन जज बोलते हैं। चूज करेक्ट, क्योंकि सारे के सारे करेक्ट हैं, तो इससे हमारा ऑप्शन रहेगा आंसर 4, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर ऑल करेक्ट। विच इज़ द लोवेस्ट जुडिशियल ऑफिस इन अ डिस्ट्रिक्ट इन सिविल केसेस। नाउ आपको पता होगा, देखो टॉप पे जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जुडिशियल ऑफिसर, वो है डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहाँ पे ब्रांचेज होती हैं, एक मतलब मान लो ये साइड है सिविल, ठीक है, ये साइड है क्रिमिनल। अब अगर मैं बात करूँ सिविल साइड से सबसे लोवेस्ट ऑफिस कौन सा होता है? वो होता है मुंसिफ का। इन बिटवीन होता है सबऑर्डिनेट जज, और सबसे टॉप पे होता है डिस्ट्रिक्ट जज। इस टाइम इसको अगर ये सिविल केसेस देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलेंगे, राइट। तो मुंसिफ जज के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, सिविल केसेस में इसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, बस इतना याद रखना। सबऑर्डिनेट जज के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज के पास अनलिमिटेड पावर्स ओबियसली होती हैं सिविल केसेस में। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे विच इज़ द लोवेस्ट जुडिशियल ऑफिस इन अ डिस्ट्रिक्ट इन क्रिमिनल केसेस। अब हमने सिविल का ऊपर पढ़ लिया मुंसिफ, सबऑर्डिनेट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। अगर हम बात करें क्रिमिनल साइड में सबसे नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज, बट इस टाइम इसको डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बोलेंगे, इस टाइम इसको हम बोलेंगे सेशन जज। तो यहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसके पास फिर से लिमिटेड पावर होगी क्रिमिनल केसेस में। जनरली ये वो वाली केस दिखता है जहाँ पे क्रिमिनल साइड से सज़ा कम से कम 1 या 3 साल की हो, ठीक है, इससे कम ही हो, क्योंकि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट टाइप 1 टाइप 2 होते हैं। अगर हम बात करें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सज़ा उन केसेस में दे सकता है जहाँ पे जो सज़ा है वो 7 साल या फिर उससे कम हो, ठीक है, 7 साल तक हो। उसके बाद केसेस किसके पास जाएंगे? सेशन जज के पास। सेशन जज मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है, इस टाइम इसको हम सेशन जज बोलेंगे, ये हर एक केस पे वो सुन सकता है, इवन ये डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। बट उसको रिव्यू कौन करेगा? उसको हाई कोर्ट रिव्यू करेगा, उससे पहले ये डेथ पेनल्टी मतलब वो प्रोसीड नहीं होगी फर्दर। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन, डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 233, आर्टिकल 234, आर्टिकल 235 और आर्टिकल 236। सो व्हाट इज द राइट आंसर? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल? सो कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39। इज आर्टिकल 39 अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? येस, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड ये कहाँ से हमने ड्राइव किए हैं? फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रिब्यूनल्स? ट्रिब्यूनल्स के साथ कौन से आर्टिकल डील करते हैं? पार्ट 6, पार्ट 14A, पार्ट 15 और पार्ट 16? आंसर रहेगा पार्ट 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रिब्यूनल्स। कौन कौन से आर्टिकल? तो 2 आर्टिकल्स भी आपने याद रखने हैं, 323A आई थिंक, यस, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड आर्टिकल 323 डील्स विद अदर ट्रिब्यूनल्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर नहीं आते हैं। यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। दीज वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। व्हेन वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप? अब आपको पता होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है आर्टिकल 323 में 2 टाइप के हैं, एक तो कैट, सेंटर पे कैट, और स्टेट, हर एक स्टेट का सेट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कैट और सेट किस में आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 323A में, और इनको सेटअप कब किया गया था? दीज वर सेटअप इन 1985। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ, अब ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, जो कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसका प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है? दिल्ली में है, और इसकी 17 अदर बेंचेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 15 उसमें से वहीं पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, बट 2 ऐसे बेंचेस हैं जो हाई कोर्ट से बाहर कहीं और पे ऑपरेट करते हैं। वो कहाँ कहाँ पे हैं? वो है जयपुर बेंच एज वेल एज लखनऊ बेंच, ठीक है। द कैट डू नॉट हैव जुरिसडिक्शन ओवर। नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैट की जुरिसडिक्शन कौन सी है? सेंट्रल सर्विसेज पे है, सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज पे है, उसके बाद सेंट्रल सर्विसेज पे है, उसके बाद जो भी सिविलियंस डिफेंस फोर्सेज में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी है। सिविलियंस जो डिफेंस फोर्सेज में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कैट की जुरिसडिक्शन है। अगर हम बात करें जुरिसडिक्शन किसके ऊपर नहीं है, तो डिफेंस फोर्सेज के ऊपर, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, इनके ऊपर कैट की जुरिसडिक्शन नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज करेक्ट। The chairman and members of CAT are appointed by president. Yes, this is very true. The chairman hold office for a term of 5 years or until the age of 65 years. ये भी सही है। The members hold office for a term of 5 years or until the age of 62 years. यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अपॉइंट कौन करेगा? चाहे चेयरमैन हो, मेंबर्स हो, प्रेसिडेंट। चेयरमैन का टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल होगा या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाएगा फिर वो वहाँ पे रिटायर पे हो जाएगा, ठीक है, रिटायर हो जाएगा। बात करें हम मेंबर्स 5 ईयर्स और 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अगर हम बात करें कितने मेंबर्स होते हैं, 65 मेंबर्स होते हैं प्लस एक चेयरमैन होता है टोटल, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, द कैट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, IPC या फिर नेचुरल जस्टिस। सो कैट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट है, व्हाट डज एक्विटल मीन? एक्विटल का क्या मतलब होता है? अ गिल्टी वर्डिक्ट, अ फाइंडिंग ऑफ नॉट गिल्टी, अ कोर्ट समन या फिर अ लीगल अपील। हम मानो कोई अक्यूज पर्सन है पहले, बट बाद में हमें प्रूफ्स मिला, प्रूफ वगैरह मिले और हमें पता चला कि ये जो बंदा है इसने ये काम नहीं किया है, ये क्राइम इसने नहीं किया है, उसको फिर छोड़ दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्विटल, अ फाइंडिंग ऑफ नॉट गिल्टी। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेलिफ? बेलिफ का क्या काम होता है? काम क्या होता है? इंटरप्रेट लॉज, प्रोसिक्यूट केसेस, मेंटेन कोर्ट ऑर्डर इन अ कोर्ट या फिर टू डिफेंड कोर्ट पर्सन। सो ऑर्डर किसका काम होता है? बेलिफ का, टू मेंटेन कोर्ट ऑर्डर इन अ कोर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोर्ट रिपोर्टर? कोर्ट रिपोर्टर का काम क्या है? टू जज द केस, टू क्रिएट अ वर्बेटिम रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, एक्ट एज अ लॉयर या फिर टू एनफोर्स कोर्ट ऑर्डर्स। सो इसका काम होता है जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनका वर्ड बाय वर्ड उनको नोट डाउन करना, उनको लिखना कहीं पे, रिकॉर्ड बनाना उनका। ये काम किसका होता है? ये काम होता है कोर्ट रिपोर्टर का। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोर्ट रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रिंग ओथ? कोर्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना एज वेल एज ओथ्स को एडमिनिस्टर करना। जो शपथ दिलाते हैं ना, मैं शपथ लेता हूँ, उसके साथ एक आपने देखा होगा एक पर्सन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जज
प्रोसिक्यूटर, कोर्ट क्लर्क या फिर कोर्ट रिपोर्टर। सो चाहे कोर्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हो या फिर ओथ्स को एडमिनिस्टर करना हो, ये काम किसका होता है? ये काम होता है कोर्ट क्लर्क का। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग कोर्ट प्रोसीजर्स टू द जूरी? जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स चल रहे हैं वो जूरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो भी जूरी वहाँ पे बैठी होती है उसको एक्सप्लेन करना, ये किसका काम है? बेलिफ, कोर्ट रिपोर्टर, कोर्ट क्लर्क और कोर्ट जूरी फोरमैन। सो ये काम होता है जूरी फोरमैन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। विच कोर्ट रोल इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द जज अबाउट अ डिफेंडेंट्स बैकग्राउंड टू असिस्ट इन सेंटेंसिंग डिसीजन? अब मान लो कोई पर्सन है ए, इसने कोई क्राइम किया हुआ है, ठीक है। अब एक बंदा होता है, वो देखेगा इसका ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये बार बार ये क्राइम करता है, नहीं करता है, तो वो चीज़ वो बोलेगा जज को, सो दैट फर्दर जो भी डिसीजन सेंटेंस देना है जज ने उसको थोड़ा बहुत आसानी हो। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेशन ऑफिसर। विच कोर्ट ऑफिशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन कोर्ट्स, हॉलवेज एंड पब्लिक्स? नो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कोर्ट के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम होता है? बेलिफ का। बट कोर्ट के बाहर, कोर्ट के हॉलवेज या फिर कोर्ट के जो पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? बेलिफ, कोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, कोर्ट रूम डेप्यूटी या फिर जज। तो ये होता है काम कोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। विच कोर्ट ऑफिशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर्ट को प्रिपेयर करना और देखना कि यहाँ पे नेसेसरी जो भी सप्लाईज हैं वो अवेलेबल हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें असिस्ट करना बाकी लोगों को, ये किसका काम होता है? कोर्ट नेविगेटर, कोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, कोर्ट रूम डेप्यूटी या फिर बेलिफ। सो ये काम होता है कोर्ट रूम डेप्यूटी का, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है यहाँ पे इन अ हाई प्रोफाइल ट्रायल who might be responsible for managing media relations and ensuring the court's information is accurately disseminated? कि कोई हाई प्रोफाइल मतलब वो होता है, केस होता है, वहाँ पे अब कोर्ट से बाहर फेक इन्फॉर्मेशन ना जाएँ, ठीक है, जो भी सही इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही बाहर जाए। ये कौन मैनेज करेगा ये सारी चीज़ें? कोर्ट रिपोर्टर, पब्लिक डिफेंडर, बेलिफ या फिर कोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ये काम किसका होता है? ये काम होता है कोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करंट चीफ जस्टिस इंडिया का कौन है? संजीव खन्ना, बीवी नागरत्ना, DY चंद्रचूड़ या फिर बेला M त्रिवेदी? इसका आंसर आप सब मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि एट प्रेजेंट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे सेंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, कितने टोटल जजेस अभी हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 32 हैं, 33, 34, 35, 31, कितने हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्लास में मज़ा आया है तो मेक श्योर आप क्लास को लाइक कर दें, ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे बताएं आपका आज स्कोर कितना रहा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए, चाहे ये वाली PDFs, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंप्यूटर्स जो भी हमारे लाइव मॉक टेस्ट हैं, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट हैं, आई थिंक काफ़ी सारे MCQs बन चुके हैं वो। अगर आपको PDF चाहिए ऑनलाइन ₹99 आपको मिल जाएगी। आपको व्हाट्सअप करना है 6006893955 93,955 एंड आप मुझे ये भी बताना क्या आपको आज शाम को 10 बजे मॉक टेस्ट चाहिए या फिर नहीं, ये भी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और कितने स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट चाहिए 10 बजे रात को लाइव, ये भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।